नेक्स्ट टॉपर्स रिवीजन सेशन और हम यह देश का भविष्य बनाते हैं। बच्चों मेरा नाम है मानुषी पचौरी और आज हम पढ़ने वाले बायोलॉजी का बहुत ही इजी चैप्टर का रिवीजन जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। यार बच्चों ये चैप्टर ना बहुत ही इजी था, है ना। हमने वन शॉट में इसको काफी अच्छे से इसको कंप्लीट किया है, ठीक है। तो ये जो सेशन है तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बना है कि जहां जब तुम एग्जाम्स देने जाओ तो इस सेशन को सबसे पहले देख लो, रिवाइज कर लो, फिर आराम से पेपर देने जाओ। लेकिन यार कभी कभी ये भी होता है कि कुछ ऐसे बच्चे भी देख रहे होंगे जिनने ऑब्वियसली बात है कि यार मेरा वन शॉट नहीं देखा होगा, कुछ मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ सारे बच्चे। तो बच्चों जिन जिन बच्चों ने मेरा फोटोसिंथेसिस वाला वन शॉट नहीं देखा है प्लीज पहले आप लोग वो वाला देखो, देन फिर ये वाला रिवीजन करो ताकि आपके लिए काफी ज्यादा इजी हो कि हाँ मैम जो बता रही हैं वो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हैं। हाँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ उसमें डिटेल में दी गई है एंड ऑफ कोर्स हम 11th में हमें डिटेल में तो जाना ही पड़ेगा। तो पहले आपको वो वाला वन शॉट देखना पड़ेगा, देन फिर आपको ये वाला रिवीजन सेशन, ठीक है। तो तुम्हारे एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ लेके आए हम लोग यार, ताकि तुम्हारे लिए इजी रहे कि यार फटाफट रिवाइज करना है और पेपर देने जाना है, ठीक है। तो यार यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। तो डेफिनेशन तुमको सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। जहाँ पे वो क्या लेते हैं, हमसे CO2 ले लेंगे, है ना, वाटर ले लेंगे, ये सारी चीजें लेके वो अपने लिए खाना बना लेते हैं। और प्लांट्स जो है अपना खाना जो है वो किस फॉर्म में बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, और स्टोर किस फॉर्म में करते हैं, स्टार्च के, ठीक है। अब ये सारी चीजें कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट में। तो यार क्लोरोप्लास्ट का अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, स्ट्रोमा देखने को मिलेगा, थाइलाकॉइड देखने को मिलेगा, है ना, ये सारी चीजें जो है वो तुम्हें देखने को मिलेगी, ग्रेना देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यार ये जो स्ट्रक्चर है वैसे तो हम 9th स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 10th में भी देख लिया, 11th में भी मैंने स्ट्रक्चर काफी अच्छे से तुम्हें बताया है। एंड मेक श्योर तुम्हें स्ट्रक्चर आना चाहिए बनाना, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश वाला नहीं हिंदी वाला, क्योंकि ये देते हैं क्वेश्चंस जो है ना, अगर तुम्हारी टीचर अगर बहुत ही अच्छी रही तो तुम्हें दे देंगी, है ना, तुम्हें अच्छे से वो दे देंगी ये वाला क्वेश्चन। और अगर टीचर खराब रही तो मैं बता रही हूँ आगे भी बहुत सारी चीजें इसमें एकदम तुमसे अगर उन्हें बदला निकालना होगा ना तो वो ऐसे ही क्वेश्चंस बना के देंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पिगमेंट्स की बात करते हैं। यार पिगमेंट्स जो है अगर मैं बात करूं प्लांट्स में तो अलग अलग पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं। मेजरली 400 to 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ में आपको सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसमें कलर जो मेजरली देखने को मिलता है ब्लू एंड रेड, है ना। पिगमेंट्स जो मैं बात कर रही हूँ क्लोरोफिल A, B, ज़ेंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड, ये सारे पिगमेंट्स जो रहते हैं वो प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। एंड जो मेजर क्लोरोफिल, जो सबसे बड़ा या जो यूनिवर्सल पिगमेंट होता है बच्चों, ये होता है क्लोरोफिल A। जो यूनिवर्सल पिगमेंट होता है बच्चों वो कौन सा होता है, क्लोरोफिल A, और बाकी सारे तो साइड वाले, ठीक है। चलो तो अब हम बात करते हैं लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन हमें पता है क्या बनाता है, ATP और NADPH, एंड डार्क रिएक्शन में यही जो दोनों को यूज करके कार्बोहाइड्रेट मतलब खाना आगे बनाया जाता है। तो यार इस पे बेसिस हमने दो चीजें पढ़ी है ना, कैल्विन साइकिल जिसको हम C3 साइकिल बोलते हैं बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, जिनमें 3 चीजें रहती है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग ध्यान से देखो, कार्बोक्सिलेशन में क्या हो रहा है, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट हो रहा है, ठीक है, वहां से शुरुआत हो रही है, ठीक है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है, फिर उसका ट्रायोस फॉस्फेट, फिर उसका रीजनरेशन होके वापस से वही सेम चीज रिपीट हो रही है। ये कब होती है, जब एटमॉस्फेयर से CO2 आता है इधर, ठीक है। फिर उसके बाद वहीं पे मैं बात करूं C4 में, जिसको अपन क्या बोलते हैं, हैच-स्लैग साइकिल के नाम से भी जानते हैं, और इसको क्रांज एनाटमी बोला गया है। क्यों, क्योंकि यार ये सारी चीजें तो मीजोफिल में होती है, मीजो लिख रही हूं मैं, बट ये इनमें दो चीजें इन्वॉल्व होती है, एक तुम्हारा मीजोफिल सेल भी होता है, दूसरा तुम्हारा बंडल शीट भी रहता है। बंडल शीट जो रहता है वो इतनी सारी लेयर्स से बनता है बच्चों, जिसके कारण कोई भी चीज अंदर बाहर नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग एटमॉस्फेयर CO2 देख रहे हो, ठीक है, HCO3 एंड फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट के साथ फिर C4 एसिड, फिर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मतलब मीजोफिल से सीधा कहाँ आ रहा है, बंडल शीट में, फिर यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन होता हुआ नजर आ रहा है, फिर वापस से रीजनरेशन, सो एवरीथिंग, ठीक है। ये मैंने आपको साइकिल यहां दी ही इसलिए ताकि आप इसको रिवाइज कर पाओ, लेकिन अगर तुमने इसको नहीं पढ़ा है एक बार भी तो प्लीज इसका वन शॉट देखो फोटोसिंथेसिस वाले का, तुम्हें डेफिनेटली C3 एंड C4 साइकिल से प्यार हो जाएगा, मतलब वैसा वाला नहीं बट अच्छी लगेगी, पढ़ने में समझ में आ रहा है वैसा, ठीक है। अब ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या होता है यार, ऑफ कोर्स सी बात है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट देखने को मिलता है, ठीक है।
तो अगर मैं बात करती हूँ सनलाइट सबसे पहले कहाँ आती है फोटो सिस्टम 2 में, वो एब्जॉर्ब करती है कितने रेंज में 680 नैनोमीटर। फिर वहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर सीधा कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के थ्रू इधर PS1 में। फिर इसी तरीके से मूवमेंट देखने को मिलेगा, मूवमेंट देखने को मिलेगा तो तुम्हें ATP का फॉर्मेशन भी देखने को मिलेगा, NADPH का भी फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, और इसी चक्कर में एक Z कलर का फॉर्मेशन, Z कलर नहीं Z शेप का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, इसलिए अपन उसको क्या बोलते हैं, Z स्कीम। ठीक है, तो यहाँ पे इसी साइकिल के बीच में प्रोटोलिसिस भी देखने को मिलता है। प्रोटोलिसिस मतलब वाटर का ब्रेकडाउन। हाँ, तुम लोग ऐसे सोचोगे कि रिवीजन फॉर्म में तो एकदम सही है, हाँ उन्हीं लोगों के लिए सही है जिनने वन शॉट देखा है। ठीक है, तो प्लीज अगर तुम्हें बहुत ज्यादा वैसा लग रहा है कि नहीं आ रहा है थोड़ा बहुत समझ में, तो वन शॉट जरूर देखना बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद आता है तुम्हारा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब साइकिल रिपीट हो रहे, रिपीट मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स मूव होके वापस से आ रहे हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और ये हमें PS1 में देखने को मिलता है। मान लो सनलाइट पड़ी PS1 में, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके वापस से उधर चले जाएंगे, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, साइक्लिक। लेकिन है ना, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ATP का ही सिंथेसिस देखने को मिलता है। लेकिन अगर बात करूं नॉन साइक्लिक की, तो नॉन साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आते, चले जाते हैं। ठीक है, तो उसी पर्सपेक्टिव से अगर बात करूं तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, PS2 और PS1 PS2 दोनों का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे बच्चों क्या देखने को मिलेगा, सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADH, दोनों का ही सिंथेसिस देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यार यहाँ पे इनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन डोनर की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम के वापस आते नहीं, इसमें सच होता नहीं ऐसा कुछ, इसमें तो वापस घूम के आ जाते हैं, तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट एक्सटर्नल डोनर की नहीं पड़ती, लेकिन इसमें जरूर पड़ती है। ठीक है, ये तो हो गई कहानी तुम्हारी काय की, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन फोटो क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज सनलाइट के बेसिस पे सब कुछ हो रहा है। अब हम बात करते हैं केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। यार केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में क्या है ना, ये पूरी हाइपोथेटिकल बात है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम ध्यान से देखो, ये बाहर वाला पार्ट है स्ट्रोमा का और अंदर वाला जो पार्ट है ये ल्यूमेन है। ठीक है, तो यार यहाँ पे देखो कि H का कंसेंट्रेशन ज्यादा और बाहर H का कंसेंट्रेशन कम है, तो बट ऑब्वियस सी बात है यार, अगर मान लो बाहर की तरफ चीजें कम है, अंदर की तरफ ज्यादा, तो अंदर ही अंदर सब कुछ ज्यादा हो रहा होगा, है ना, जो भी सारी चीजें। तो यहाँ क्या होता है ना, मूवमेंट होता है बच्चों, किसका, H पॉजिटिव बाहर की तरफ ज्यादा। अब हलवा थोड़ी ना है कि यार मनचाहा बाहर निकल गया, तो वहां पे क्या होते हैं, चैनल्स। ठीक है, इन चैनल्स को अपन क्या बोलते हैं, CF0 और CF1, जहां पे आपको ATP का भी सिंथेसिस देखने को मिलेगा। तो इस चैनल्स के थ्रू हाइड्रोजन के जो आयंस है वो बाहर आते हैं। ठीक है, तो यार ये जो है केमियोस्मोटिक थ्योरी का मतलब ही वही है कि ATP का साथ साइड बाय साइड, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे भी ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, एंड H आयंस जो है वो बाहर की तरफ भी मूव करते हुए हमें नजर आ रहे थे। देखो ये H लिखा हुआ है। ठीक है, तो यार इसको जो है अगर बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, अगर आप भूल रहे हो या फिर आपको और अच्छे से जानना है, आपने नहीं पढ़ा है, तो प्लीज इस चैप्टर का वन शॉट सीरीज जरूर देखना। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोटो रेस्पिरेशन की। तो फोटो रेस्पिरेशन ऐसी चीज है यार जहां पे हम ये बोलते हैं कि यार ATP और NADH का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मतलब कि आप बोल सकते हो सिंथेसिस नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, O2 का अपटेक होता है एंड प्रोडक्शन ऑफ दी कार्बन डाइऑक्साइड इन लाइट बाय दी फोटोसिंथेसाइजिंग द टिश्यू, उसको अपन क्या बोलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन। यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन में ना ही ATP बनता है ना ही NADPH का सिंथेसिस होता है। अब लास्ट का टॉपिक ये है कि फोटोसिंथेसिस पे क्या क्या चीजें अफेक्ट कर सकती है। ऑब्वियस सी बात है यार, इनको लाइट चाहिए, अगर लाइट ऑप्टिमम मिलेगी, अच्छी मिलेगी तो ठीक है, लेकिन लाइट ज्यादा मिल गई तो ऑब्वियस सी बात है दिक्कत हो सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक लिमिट तक ही ठीक है, ज्यादा हुआ तो भी फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाएगा। टेम्परेचर की भी कहानी सेम है, ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है क्लोरोप्लास्ट या जो क्लोरोफिल है वो खराब होने लगेगा, पिगमेंट। ठीक है, एंड सेम गोज फॉर वाटर। वाटर तो ठीक है, वाटर की क्वांटिटी इज ओके, बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये सारी इंटेंसिटी, अगर अच्छी लाइट की इंटेंसिटी अच्छी है तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ज्यादा है तो ज्यादा देखने को मिलता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो यार ये सारी चीजें जो है वो फैक्टर्स अफेक्टिंग है ना, कि किन किन चीजों पे हमारा जो है फोटोसिंथेसिस डिपेंड करता है। ठीक है, तो आई होप बच्चों तुम लोग को ये चीज समझ में आएगी, क्योंकि मैंने मेन चीजें कवर करवाई है बच्चों इस चैप्टर की, क्योंकि C3 C4 साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, साइक्लिक नॉन साइक्लिक का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो तुमको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर कुछ भी ऐसा डाउट आता है तुम लोगों को कि हाँ ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया या मैं भूल रहा हूं या भूल रही हूं, तो प्लीज इस चैप्टर का वन शॉट जरूर जाके देखना। ठीक है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम लोग के लिए ये चैप्टर एकदम
फर्राटे में निकल जाए, ठीक है। चलो, तो आई होप तुम्हें ये सेशन समझ में आया होगा, आई होप तुम्हारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहा होगा रिवीजन के लिए। सो पेपर अच्छे से दो, अच्छे से पढ़ो। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बाय।